1928 की बात है। एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो अपनी छुट्टियां मनाकर ना वापस अपनी लैब में लौटे थे। बहुत ही क्लासिक कहानी है ये। बिल्कुल। तो उन्होंने देखा कि उनके एक एक्सपेरिमेंट की पेट्री डिश में कुछ अजीब सी फफूंद लग गई है। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो मोल्ड आ गया था। हाँ, जो कि किसी भी रिसर्चर के लिए एक दुस्वप्न जैसा होता है। अरे एकदम। उनका हफ्तों का काम, वो पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो चुका था। तकनीकी रूप से देखें तो ये एक बहुत बड़ी विफलता थी। मतलब एक आम इंसान तो शायद झुंझला कर उस खराब डिश को सीधा कचरे के डब्बे में फेंक देता, बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन में यही होता है ना? लेकिन फ्लेमिंग ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस फफूंद का गहराई से अध्ययन किया और उसी बर्बाद हो चुके एक्सपेरिमेंट से पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ। क्या बात है! हाँ, एक ऐसा आविष्कार जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों जानें बचाईं। मतलब पेसमेकर से लेकर माइक्रोवेव तक इतिहास के कुछ सबसे महान आविष्कार असल में भयंकर गलतियों और असफलताओं का ही नतीजा थे। ये बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है अगर हम इतिहास को देखें तो। हाँ, तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय भी यही है। मैं यही सोच रही थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल उठता है। क्या हार वाकई जीवन का एक पूर्ण विराम है, या वो एक ऐसा दरवाजा है जिससे हम खटखटाने से डरते हैं? ये सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प और वैज्ञानिक नजरिया है। हम इंसानों को ना बाय डिफॉल्ट सफलता पसंद होती है। हाँ, वो तो है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग को हर चीज में पैटर्न चाहिए, पूर्णता चाहिए और एक स्पष्टता चाहिए होती है। जब कोई जीतता है तो वो एक साफ चमकती हुई रेखा की तरह होती है। सब कुछ हमारे नियंत्रण में महसूस होता है। मतलब एक सेफ फीलिंग आती हाँ, है। एकदम। लेकिन जब हार मिलती है तो वो बहुत गहरी, अंधकारमयी और अनिश्चित लगती है। इंसान का दिमाग अनिश्चितता से बहुत घबराता है। अनसर्टेनिटी से तो सबको डर लगता है। बिल्कुल। लेकिन आज जब हम जॉन सी मैक्सवेल की मशहूर किताब समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लर्न के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का विश्लेषण करते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। और यही आज का हमारा स्रोत है ना? जी हाँ, लेखक सिर्फ कुछ प्रेरणादायक बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ, बल्कि वे उस व्यवहारिक मनोविज्ञान की परतों को खोल रहे हैं जो ये साबित करती हैं कि असफलता कोई रुकने का संकेत नहीं है। तो फिर वो क्या है? ये असल में खुद को बेहतर बनाने का एक डेटा रिच फीडबैक लूप है। चलिए, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब के पन्ने नहीं पलट रहे हैं, बल्कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे प्लान फेल हो जाते हैं तब हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या होता है। बिल्कुल, न्यूरोलॉजी समझना बहुत जरूरी है इसका। हाँ, तो किताब बहुत स्पष्ट रूप से इंसानों की मानसिकता को दो श्रेणियों में बांटती है। एक है विनर्स और दूसरे हैं लर्नर्स। जीतने वाले और सीखने वाले। सही कहा। आम धारणा तो यही है कि दुनिया में सिर्फ जीतने वाले ही सब कुछ होते हैं। लेकिन जब एक ऐसा इंसान हारता है जिसकी मानसिकता सिर्फ जीतने की है, तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। हाँ, क्योंकि उसका पूरा फोकस सिर्फ रिजल्ट पर था। एकदम। वो खुद को अनलकी या बदकिस्मत मानने लगता है। वहीं जो लर्नर्स होते हैं ना, वे हार को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। जैसे अगर किसी परीक्षा में कोई फेल हो जाए तो आम छात्र खुद को कमजोर समझेगा। लेकिन लर्नर पूछेगा, मुझसे कहाँ गलती हुई? हाँ, मुझे ये किसी जीपीएस सिस्टम जैसा लगता है। जैसे अगर जीपीएस गलत रास्ता ले ले तो वो यात्रा खत्म नहीं करता, बल्कि वो रीरूटिंग करता है। हार भी तो एक रीरूटिंग ही है ना? बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। इस मानसिकता के अंतर को अगर हम न्यूरोलॉजिकल नजरिए से समझे ना, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। अच्छा, दिमाग के अंदर क्या होता है उस वक्त? देखिए, जो लोग सिर्फ जीतने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके लिए हार एक बहुत बड़े खतरे की तरह होती है, एक थ्रेट। जैसे ही वे फेल होते हैं, उनके दिमाग का अलार्म सिस्टम, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो तुरंत ट्रिगर हो जाता है। ओहो, मतलब पैनिक मोड ऑन। बिल्कुल। वे इस असफलता को अपनी पूरी पहचान और अस्तित्व पर हमला मान लेते हैं। बाप रे। इसके विपरीत जो लर्नर्स होते हैं, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तार्किक सोच का केंद्र है, वो सक्रिय रहता है। मतलब वो लॉजिकली सोच पाते हैं। हाँ, वे हार को किसी व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं देखते, वो उसे एक जटिल पहेली की तरह देखते हैं। जब कोई लर्नर किसी प्रोजेक्ट में फेल होता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं बेवकूफ हूं। तो वो क्या कहता है? वो खुद से पूछता है कि मेरी तैयारी के मॉडल में क्या कमी रह गई, मेरा प्रोसेस कहाँ गलत था। ये पहचान पर हमला वाली बात बहुत सटीक है। ये मुझे बड़ी टेक कंपनियों के काम करने के तरीके की याद दिलाता है। एबी टेस्टिंग की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हमेशा एबी टेस्टिंग करती हैं। अगर वे कोई नया फीचर लॉन्च करती हैं और यूजर्स को वो पसंद नहीं आता, तो कंपनी के इंजीनियर बैठकर रोने नहीं लगते।
हाँ, वो ये नहीं कहते कि हम दुनिया के सबसे खराब इंजीनियर हैं। एकदम नहीं। वे सिर्फ डेटा देखते हैं, उस फीचर को हटाते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं। वे जीवन को या कहें हर एक प्रोजेक्ट को एक प्रयोग की तरह लेते हैं। सही कहा। लेकिन आम इंसान ऐसा नहीं कर पाता और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा अहंकार, जिसे किताब में ईगो कहा गया है। अहंकार हमेशा ये जताना चाहता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। वो कैसे? ईगो असल में हमारे दिमाग का एक रक्षा तंत्र है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। जब हम कोई बड़ी गलती करते हैं तो हमारे दिमाग में एक तरह का कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत भारी मनोवैज्ञानिक टकराव है हमारी उस आदर्श छवि के बीच जिसमें हम खुद को बहुत समझदार मानते हैं और उस कड़वी वास्तविकता के बीच जहां हमने एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा फैसला लिया है। ओहो, मतलब जो हम सोचते हैं कि हम हैं और जो हमने असल में किया है, उन दोनों के बीच की लड़ाई। बिल्कुल। इंसान का दिमाग इस टकराव के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ईगो या अहंकार इस दर्द को कम करने का एक शॉर्टकट है, एक तरह का पेन किलर। एकदम सही। वो हमें एक झूठे आवरण में रखता है और फुसफुसाता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन किताब जिस सबसे अहम तत्व पर जोर देती है वो है विनम्रता या ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी। हाँ, विनम्रता इस मनोवैज्ञानिक शॉर्टकट को नकार देने का साहस है। ये स्वीकार करना है कि वास्तविकता हमारे अनुमान से अलग थी। जब आप झुकते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा व्यवहारिक नजरिया रखना चाहूंगी। जी बताइए। जब कोई हारता है तो अपने ईगो को बचाना, खुद का बचाव करना तो इंसानी फितरत है ना? बिल्कुल है। मान लीजिए किसी ने अपने बिजनेस में लाखों रुपए डुबा दिए हैं। उस वक्त आईने के सामने खड़े होकर ये कहना कि हाँ, मेरी रणनीति बेवकूफी भरी थी और मुझे कुछ नहीं आता, ये बहुत दर्दनाक होता है। बहुत ज्यादा दर्दनाक। तो कोई अपनी गलती को खुशी खुशी कैसे मान सकता है? ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को टॉर्चर करने जैसा है। ये दर्दनाक सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी सेल्फ वर्थ या आत्मसम्मान को अपनी सफलताओं के साथ जोड़ लेते हैं। अच्छा, मतलब मेरी सफलता ही मेरी पहचान है। यही तो गड़बड़ है। जब कोई इंसान विकास या ग्रोथ माइंडसेट के नजरिए से दुनिया को देखता है तो वो ये समझ जाता है कि उसका वर्तमान ज्ञान, उसकी आज की क्षमता उसकी अंतिम सीमा नहीं है। मतलब वो और सीख सकता है। बिल्कुल। विनम्रता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई खुद को कमतर आंके या खुद को कोसना शुरू कर दे। तो फिर विनम्रता का असली मतलब क्या है यहाँ? इसका मतलब सिर्फ ये समझना है कि इंसान और उसका फैसला ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओह, इंसान अलग है, फैसला अलग है। हाँ, एक फैसला गलत हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान ही हमेशा के लिए गलत या नाकाबिल हो गया। जो इंसान ये मान लेता है कि उसे सब पता है, वो असल में अपने विकास के सारे दरवाजे खुद ही अंदर से बंद कर लेता है। मतलब ईगो हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा महसूस कराता है, लेकिन विनम्रता लॉन्ग टर्म सफलता देती है। एकदम सटीक। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तभी हम उस जमीन से आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा ले पाते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला नजरिया है कि फैसले गलत होते हैं, इंसान नहीं। जी। अब इस ईगो को किनारे रखने के बाद जो अगला सबसे मुश्किल कदम आता है वो है सच्चाई का सामना करना। रियलिटी चेक। हाँ, रियलिटी चेक और जिम्मेदारी लेने की प्रक्रिया। हम अक्सर देखते हैं कि लोग ब्लेम गेम खेलने लगते हैं। हाँ। मतलब अगर कोई बार बार फेल हो रहा है तो वो तुरंत किस्मत को, अर्थव्यवस्था को या अपने बॉस को दोष देने लगता है। इस ब्लेम गेम के न्यूरोलॉजिकल प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। इसमें भी न्यूरोलॉजी है। बिल्कुल। जब कोई इंसान किसी और को दोष देता है तो उसके दिमाग को तुरंत एक तरह की राहत महसूस होती है। ये उसे एक डोपामाइन हिट देता है। अच्छा। मतलब दूसरों पर इल्जाम लगाना दिमाग को मजा देता है। वाह। क्योंकि अगर समस्या का कारण कोई और है तो इसका सीधा मतलब है कि अब मुझे खुद पर काम करने की, मेहनत करने की या बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। वाओ, दिमाग हमेशा संज्ञानात्मक ऊर्जा बचाना चाहता है। बिल्कुल सही। बहाने बनाना ऊर्जा बचाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म नुकसान बहुत भयंकर होता है। वो कैसे? जब कोई दोष किसी और पर मढ़ता है तो वो अनजाने में स्थिति को सुधारने की अपनी सारी शक्ति भी उस दूसरे इंसान या परिस्थिति के हाथों में सौंप रहा होता है। मतलब हम अपना कंट्रोल किसी और को दे रहे हैं। हाँ, ये स्थिति इंसान को मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह शक्तिहीन बना देती है। बहाने हमें कमजोर बनाते हैं जबकि जिम्मेदारी हमें ताकतवर बनाती है। ये बात तो सिद्धांत के रूप में बहुत अच्छी लगती है कि हमें सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा विरोध करना चाहूंगी। बिल्कुल, पूछिए। कभी कभी बाहरी परिस्थितियां सच में हमारे खिलाफ होती हैं और उन पर हमारा कोई जोर नहीं होता।
इसमें कोई शक नहीं है। मान लीजिए 2020 की वैश्विक महामारी के दौरान जिन लोगों के रेस्टोरेंट या बिजनेस रातों रात बंद हो गए, उसमें उनकी क्या गलती थी? ये तो एक फैक्ट है कि मार्केट खराब हो गया था। हाँ बिल्कुल। तो हर चीज की जिम्मेदारी अपने सिर लेना क्या खुद के साथ एक तरह का अन्याय नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार और व्यावहारिक सवाल है, और यहीं पर मनोविज्ञान में डिकोटमी ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण के विभाजन का सिद्धांत काम आता है। नियंत्रण का विभाजन। हाँ, जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि कोई उन चीजों का दोष भी अपने सिर ले ले जो उसके हाथ में थी ही नहीं। हाँ, क्योंकि महामारी तो किसी के हाथ में नहीं थी। एकदम सही। महामारी किसी के नियंत्रण में नहीं थी। अचानक लगा लॉकडाउन किसी के नियंत्रण में नहीं था। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को गहराई से तोड़ें तो ये 2 शब्दों से बना है। कौन से 2 शब्द? रिस्पॉन्स और एबिलिटी। इसका सीधा अर्थ है प्रतिक्रिया देने की क्षमता। ओहो, रिस्पॉन्स की एबिलिटी। जी, हम ये नहीं चुन सकते कि हमारे साथ क्या घटना घटेगी, लेकिन उस घटना पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये 100% हमारे नियंत्रण में होता है। तो इसका मतलब है कि महामारी का आना एक अनियंत्रित फैक्ट था, लेकिन उसके बाद हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना और किस्मत को कोसना, हाँ, या फिर तुरंत अपने रेस्टोरेंट को ऑनलाइन डिलीवरी मॉडल की तरफ शिफ्ट करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एकदम सटीक। किताब में बिजनेस फेलियर के उदाहरण से यही बात समझाई गई है। क्या उदाहरण है? जब कोई व्यापार डूबता है तो एक व्यक्ति कहता है कि मार्केट खराब थी, लोग सपोर्ट नहीं करते। वो अपनी कहानी का एक पीड़ित या विक्टिम बन जाता है और अपनी कहानी को वहीं खत्म मान लेता है। क्योंकि उसने मान लिया कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो जिम्मेदारी लेता है, वो अपनी कहानी का निर्माता यानी क्रिएटर बनता है। वो मानता है कि बाहरी झटके लगे, लेकिन वो ये भी पूछता है कि मेरी रणनीति में कहाँ लचीलेपन की कमी थी, मैंने पहले से बैकअप प्लान क्यों नहीं सोचा। मतलब सच्चाई कड़वी होती है, इसमें खुद से कठिन सवाल पूछने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन यही कड़वी सच्चाई इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। और यहीं से सुधार या इम्प्रूवमेंट माइंडसेट का जन्म होता है। जब जिम्मेदारी ले ली तो उसके बाद उस फीडबैक का इस्तेमाल कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। किताब में ये विचार बहुत ही स्पष्ट है कि फेल होना एक घटना है, लेकिन खुद को सुधारना एक फैसला है। बहुत ही गहरी बात है ये। अगर आप एक ही रेसिपी से बार बार केक जला रहे हैं तो ओवन को दोष देने से काम नहीं चलेगा ना, आपको सामग्री बदलनी होगी। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। हाँ, और जब हम अपनी जिंदगी के फेलियर को देखते हैं तो मुझे लगता है हमें एविएशन इंडस्ट्री यानी विमानन क्षेत्र से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ब्लैक बॉक्स थिंकिंग की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। एविएशन इंडस्ट्री में जब भी कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो वे सबसे पहले ब्लैक बॉक्स खोजते हैं। उनका उद्देश्य किसी पायलट को व्यक्तिगत रूप से नीचा दिखाना नहीं होता। उनका फोकस सिस्टम पर होता है। हाँ, उनका पूरा ध्यान सिस्टम की उस कमी को खोजने पर होता है जिसकी वजह से दुर्घटना हुई, ताकि भविष्य में वो गलती दोबारा ना हो। इसे ही ब्लैक बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। ये ब्लैक बॉक्स थिंकिंग असल में प्रॉब्लम वर्सेस अपॉर्चुनिटी माइंडसेट का एक जीता जागता उदाहरण है। प्रॉब्लम वर्सेस अपॉर्चुनिटी, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो जब कोई समस्या आती है तो आम धारणा उसे एक बहुत भारी बोझ या एक दीवार मान लेती है। नकारात्मक सोच वाले लोग समस्या को देखकर घबरा जाते हैं। हाँ, उन्हें लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन अपॉर्चुनिटी माइंडसेट वाले लोग ये समझते हैं कि हर समस्या असल में अपने साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आती है। जैसे ब्लैक बॉक्स डेटा लेकर आता है। एकदम। समस्या कोई अंतिम परिणाम नहीं है, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हर समस्या ये बताने आती है कि आपके काम करने के तरीके में कोई ऐसी खामी है जिस पर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। मतलब समस्या एक दीवार नहीं है, बल्कि एक दिशा सूचक बोर्ड है जो बता रहा है कि आगे रास्ता खराब है, कुछ बदलो। बिल्कुल। समस्या तो जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन उस समस्या पर हमारा रिएक्शन ही हमारा भविष्य तय करता है। तो अगर बार बार असफलता मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान की क्षमता में कमी है। नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि जो तरीका अपनाया जा रहा है वो गलत है। हमें उस फीडबैक को बहुत ही गंभीरता और वैज्ञानिक नजरिए से लेना चाहिए। तरीका बदलने की इस बात से मुझे ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास याद आ रहा है। कैसा विरोधाभास? हम बचपन से स्कूल में, फिल्मों में और मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते आ रहे हैं कि नेवर गिव अप, हमेशा डटे रहो। हाँ, ये तो हर जगह सुनने को मिलता है।
किताब भी परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास करने पर बहुत जोर देती है। कहा जाता है कि जो क्विटर्स होते हैं वो जल्दी हार मान लेते हैं, जबकि सफल लोग हर बार गिरकर खड़े होते हैं। बिल्कुल कहा जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मैं एक ही दीवार पर बार बार अपना सिर मार रही हूँ, मेरा सिर फूट रहा है, खून बह रहा है, और फिर भी मैं कह रही हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगी, तो क्या ये वाकई दृढ़ता है या ये सिर्फ बेवकूफी है? क्या सफलता के नाम पर हम सिर्फ अंधे होकर मेहनत करते रहें? आपने समाज में फैली हुई एक बहुत ही गहरी भ्रांति को पकड़ा है। समाज ने परसिस्टेंस या डटे रहने की बहुत गलत और सतही परिभाषा गढ़ दी है। तो सही परिभाषा क्या है? डटे रहने का मतलब एक ही गलत तरीके को मशीन की तरह बार बार दोहराना नहीं है। मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि एक ही काम को बार बार करना और हर बार अलग परिणाम की उम्मीद करना ही पागलपन है। हाँ, ये कोट तो बहुत फेमस है। असल में यहाँ जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है अडेप्टेशन या बदलाव का सिद्धांत। तो दृढ़ता और बदलाव, ये दोनों एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? ये तो विरोधी शब्द लगते हैं। एक कह रहा है डटे रहो, दूसरा कह रहा है बदल जाओ। इसे इस तरह समझना चाहिए कि जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, हमारा जो विजन है, उसके प्रति हमें पूरी तरह से परसिस्टेंट या अडिग रहना है। लक्ष्य नहीं बदलना है। बिल्कुल, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के जो रास्ते हैं, जो अप्रोच है, उससे लेकर हमें बहुत ही लचीला यानी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अच्छा, रास्ते बदलने हैं। हाँ, अगर कोई एक बंद दरवाजे को धक्का दे रहा है और वो नहीं खुल रहा, तो डटे रहने का मतलब ये नहीं है कि वो और जोर से धक्का दे और अपने कंधे तोड़वा ले। तो फिर वो क्या करे? अडेप्टेशन का मतलब है एक कदम पीछे हटना और ये देखना कि कहीं वो दरवाजा खींचने से तो नहीं खुलेगा, या शायद दीवार के पीछे कोई खिड़की खुली हो। ये तो बहुत तार्किक है, लेकिन फिर भी लोग अक्सर अपना तरीका बदलते क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंसान का एक कंफर्ट जोन होता है। हम एक ही तरीके से काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वो हमें परिचित और सुरक्षित लगता है। हमें लगता है कि बस थोड़ी और मेहनत करेंगे तो बात बन जाएगी। बिल्कुल, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि असली विकास हमेशा ग्रोथ जोन में होता है, और ये ग्रोथ जोन अक्सर बहुत असहज, डरावना और अपरिचित होता है। मतलब अनकंफर्टेबल होता है। हाँ, जब इंसान के दिमाग को नए तरीके खोजने पड़ते हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के तहत नए न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं जिसमें ऊर्जा खर्च होती है। इसीलिए दिमाग बदलाव का विरोध करता है। एकदम सही। लेकिन अगर कड़ी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो दिक्कत मेहनत में नहीं है, दिक्कत अप्रोच में है। जो इंसान फीडबैक के आधार पर अपनी तरीके को बदलता रहता है वो ही आगे बढ़ता है। जी, सिर्फ मैदान में खड़े रहना काफी नहीं है, खेल के नियम बदलने पर अपनी खेलने की तकनीक को अपग्रेड करना भी जरूरी है। ये बहुत ही शानदार विचार है, लेकिन जब इंसान बार बार अपनी रणनीतियां बदल रहा होता है, लगातार प्रयोग कर रहा होता है और असफलताओं का सामना कर रहा होता है, तो ये सफर बहुत लंबा और मानसिक रूप से थका देने वाला हो जाता है। हाँ, बर्नआउट हो सकता है। इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऐसे में ये सुनिश्चित करना कि वो अपने रास्ते से न भटके, इसके लिए उसे एक बहुत बड़े नजरिए की जरूरत होती है, जिसे किताब बिग पिक्चर थिंकिंग कहती है। बिल्कुल। छोटी छोटी रोजमर्रा की असफलताएं अक्सर इंसान को भटका देती हैं। बिग पिक्चर थिंकिंग ही वो एंकर है जो जीवन के तूफानों में इंसान को स्थिर रखता है। इंसानी दिमाग की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि वो हर तत्कालीन घटना को बहुत बड़ा और गंभीर मान लेता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे यही दुनिया का अंत है। अगर आज किसी की कोई महत्वपूर्ण बिजनेस डील कैंसिल हो गई या कोई इंटरव्यू खराब हो गया तो उसे लगता है कि उसका पूरा करियर, पूरा जीवन खत्म हो गया। ये शॉर्ट टर्म सोच है जो डर और चिंता पैदा करती है। तो फिर बिग पिक्चर थिंकिंग क्या करती है? जब कोई उसी घटना को 10 या 15 साल की लंबी टाइमलाइन पर रख के देखता है तो वो बहुत बड़ी असफलता भी एक छोटे से बिंदु या खरोच जैसी नजर आती है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब हम किसी बड़ी मुश्किल में फंसे होते हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो क्या हमें एक कदम पीछे हटकर खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या 5 साल बाद मेरी जिंदगी में ये छोटी सी हार कोई मायने रखेगी? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। और अगर हम ईमानदारी से सोचें तो ज्यादातर मामलों में 99% मामलों में इसका जवाब नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। 5 साल पहले जिस बात पे हम सबसे ज्यादा रोए थे, आज हमें वो बात याद भी नहीं होती। ये 5 साल वाला फिल्टर हमारी सारी एंग्जाइटी को खत्म कर देता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? और यही बड़ी सोच उस अंतिम और सबसे गहरे बिंदु की नींव रखती है जिसका पूरा विश्लेषण इस किताब में किया गया है, और वो है चरित्र निर्माण या कैरेक्टर बिल्डिंग। चरित्र निर्माण। हाँ, हम एक ऐसे आधुनिक समाज में रहते हैं जो सिर्फ स्किल्स, टैलेंट और तुरंत मिलने वाली सफलता की पूजा करता है। हर कोई जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना चाहता है। ओवरनाइट सक्सेस सबको चाहिए। बिल्कुल, लेकिन असलियत यह है कि जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर
बड़े संकटों के समय किसी इंसान का टैलेंट उसे नहीं बचाता, बल्कि उसका मजबूत चरित्र उसे बचाता है। और ये चरित्र कहाँ और कैसे बनता है? ये आरामदेह कमरों में बैठकर और ये सब कुछ पहली बार में ही सही कर लेने से बिल्कुल नहीं बनता। मतलब आसान जिंदगी इंसान को सिर्फ कमजोर और एंटाइटल्ड बनाती है। उसे लगता है कि दुनिया उसकी ऋणी है। सही कहा। असफलताएं हमारे दिमाग और हमारी आत्मा के लिए एक जिम की तरह काम करती हैं। जिम की तरह? हाँ? जैसे जब हम जिम में भारी वजन उठाते हैं तो हमारी मांसपेशियां टूटती हैं, हमें दर्द होता है, लेकिन जब वे रिकवर होती हैं तो वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बड़ी हो जाती हैं। क्या बात है। ठीक वैसे ही हारने पर हमारा अहंकार टूटता है, हमें मानसिक दर्द होता है, लेकिन इस दर्द के बाद ही इंसान के भीतर धैर्य, अनुशासन और मानसिक शक्ति का निर्माण होता है। ये तो बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात कही गई है। सफलता शायद दुनिया के सामने आपकी एक बड़ी पहचान बना दे, लोग आपके नाम की तालियां बजाएं, लेकिन असफलता आपको आपकी खुद की असली जड़ों से मिलाती है। मतलब सफलता आपको पहचान देती है, लेकिन हार आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। बिल्कुल, यह आपको एक गहरा, ज्यादा समझदार और जमीनी इंसान बनाती है। अगर हम इस पूरी मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक यात्रा को संक्षेप में समेटें, तो हमने देखा कि इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत विनम्रता से होती है। हाँ, ह्यूमिलिटी से। फिर हम डोपामाइन की लालसा को छोड़कर ब्लेम गेम से बाहर निकलते हैं और बिना किसी बहाने के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एकदम सही। उसके बाद हम अपनी जिंदगी की ब्लैक बॉक्स थिंकिंग करते हैं और अंधे होकर मेहनत करने के बजाय A/B टेस्टिंग की तरह अपनी अप्रोच में बदलाव करते हैं। और अंत में हमने ये समझा कि ये सब मिलकर कैसे हमारे चरित्र की मजबूत मांसपेशियां बनाता है। इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट निष्कर्ष निकल कर आता है, वो जीवन का एक बहुत ही सरल नियम है। वो क्या है? जीवन में जब भी हम कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो हम जीत जाते हैं और हमें वो रिजल्ट मिल जाता है जिसकी हमने उम्मीद की थी, और दूसरा? या फिर हम हार जाते हैं और हमें वो सबक यानी लेसन मिल जाता है जिसकी हमारे व्यक्तिगत विकास को असल में जरूरत थी। मतलब अगर आप जीतते हैं तो रिजल्ट मिलता है, हारते हैं तो लेसन मिलता है। बिल्कुल। और जीवन के लंबे सफर में वो सबक अक्सर उस तत्कालीन परिणाम से कहीं ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण साबित होता है। यही कारण है कि अगली बार जब भी जीवन में कोई योजना विफल हो जाए या ऐसा लगे कि किसी ने मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया है, तो जो पहला सवाल हमें खुद से पूछना है वो ये नहीं होना चाहिए कि किस्मत ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो क्या होना चाहिए? हमारा सवाल ये होना चाहिए कि मैं इस नए डेटा से, इस ताज़ा फीडबैक से क्या सीख सकती हूँ। मैं अंत में श्रोताओं के लिए एक बहुत ही अलग नजरिया छोड़ना चाहूंगा, एक ऐसा विचार जो इस पूरी चर्चा से जन्म लेता है। जी बताइए। अगर हम वाकई ये मान लें कि असफलता इतनी ही बेहतरीन टीचर है, अगर वो चरित्र निर्माण का सबसे शक्तिशाली टूल है, तो हम सिर्फ उसके अचानक आने का इंतजार क्यों करें? वेट, मतलब आप कह रहे हैं कि क्या हमें अपने जीवन में जानबूझकर बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए? उन चीजों को आजमाना नहीं चाहिए जिनसे हमें बहुत डर लगता है? सोचिए, अगर हम बहुत बुरी तरह हार भी गए तो सबसे बुरा क्या होगा? क्या होगा? हमें विकास का, जीवन को गहराई से समझने का एक मास्टर क्लास बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। ओहो। क्या यह संभव है कि हम सिर्फ एक फ्री लेसन से बचने के लिए सिर्फ हार के डर से अपनी पूरी जिंदगी को एक बहुत ही छोटे, सीमित और सुरक्षित दायरे में गुजार रहे हैं? ये वास्तव में झकझोर देने वाला और सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है। क्या हम अपनी सुरक्षा और कंफर्ट के पिंजरे में इतने ज्यादा कैद हो गए हैं कि हमने अपने सबसे बड़े टीचर को ही अपना दुश्मन मान लिया है? यही सोचने वाली बात है। असफलता से भागना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना और उस डेटा का अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना ही शायद सबसे बड़ी जीत है। एक ऐसा विचार जो यकीनन हमें अपने जीवन के फैसलों पर बहुत लंबे समय तक पुनर्विचार करने पर मजबूर करेगा।